स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स दिस वीक हिंदी में। इस एपिसोड में मैं सैयद आमिर हुसैन भारत के हर कोर्ट से आने वाली इस हफ्ते की ताज़ा खबरों के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे साथ बने रहिए इन सारी ही ज़रूरी खबरों को जानने के लिए। हाँ, मगर अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in पे। इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आज की खबरों की शुरुआत वायु प्रदूषण के मामले से। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 22 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले पराली जलाने को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। यह सुझाव एमसी मेहता मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरे वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने दिया था। सिंह ने न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने अतीत में दिल्ली की वायु गुणवत्ता या वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाले पराली जलाने और वाहन प्रदूषण जैसे मामलों से संबंधित मुद्दों से निपटा है। इसीलिए उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि इन न्यायाधीशों की एक समिति बनाई जाए। भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इस सुझाव का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। इसी तरह अक्टूबर 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था। हालांकि उसके कुछ ही दिन में केंद्र सरकार ने CAQM के गठन के लिए एक अध्यादेश जारी किया और न्यायालय ने न्यायमूर्ति लोकुर पैनल के गठन के अपने आदेश को वापस ले लिया। एमिकस क्यूरे अपराजिता सिंह ने यह भी कहा कि CAQM के आंकड़ों के विपरीत पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जले हुए क्षेत्रों का डेटा काफी बढ़ा हुआ है। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता यानी AQI 450 से नीचे भी आ जाए तो भी ग्रैब 4 नहीं हटाया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के न्याय विभाग द्वारा अमेरिकी अदालत में दायर किए गए आरोपों के अनुसार गौतम अडानी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में $1 मिलियन की रिश्वत योजना बनाई। इस रिश्वत योजना को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI को सौर ऊर्जा बचाने के लिए एक अडानी कंपनी के लिए अनुबंध सुरक्षित करने के लिए क्रियान्वित किया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के अनुसार अडानी कंपनी और एक अमेरिकी कंपनी को SECI द्वारा प्रस्तावित विनिर्माण लिंक्ड टेंडर के लिए दिसंबर 2019 और जुलाई 2020 के बीच लेटर ऑफ अवार्ड यानी LOA जारी किया गया था। आरोप है कि गौतम अडानी और अन्य ने भारत सरकार के अधिकारियों को लगभग 2209 करोड़ रुपए यानी 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत की पेशकश की थी। इस सप्ताह की एक और महत्वपूर्ण खबर में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 22 नवंबर को ज्ञानवापी मस्जिद के सील बंद क्षेत्र जहां एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था कि ASI सर्वेक्षण के लिए हिंदू उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी मस्जिद समिति से प्रक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ ने उपासकों द्वारा दायर आवेदन पर प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है को नोटिस जारी किया। मस्जिद समिति के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने प्रस्तुत किया कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट द्वारा वर्जित मुकदमों की स्थिरता पर सवाल उठाने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को एकदम प्राथमिकता पर सुना जाना चाहिए। इसके बाद पीठ सभी मामलों को 17 दिसंबर को एक साथ सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई। अगली खबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 18 नवंबर को
दिल्ली रिज में पेड़ों की अवैध कटाई के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जब मामला सीजेआई खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, नालसा के अध्यक्ष के रूप में मैं बिहार की जेल में गया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी भी वहां मौजूद थे। हमने जेल का दौरा किया था और यह अवमानना याचिका उनकी व्यक्तिगत क्षमता में है। इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करना ही उचित होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी वी.के. सक्सेना डीडीए के एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को उस पीठ के समक्ष फिर से सूचीबद्ध किया जाए जिसमें वर्तमान न्यायाधीशों में से कोई भी हिस्सा नहीं हो। इससे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर मेटा और व्हाट्सएप से संबंधित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी प्रमुख स्थिति यानी फर्स्ट स्थिति प्रमुख होने का दुरुपयोग करने के लिए मेटा पर 213 करोड़ 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह इस बात से संबंधित है कि व्हाट्सएप की 2021 गोपनीयता नीति कैसे लागू की गई और उपयोगकर्ता डेटा कैसे एकत्र किया गया और अन्य मेटा कंपनियों के साथ साझा किया गया। आयोग ने सीज एंड डिसिस्ट के निर्देश भी जारी किए हैं और मेटा और व्हाट्सएप को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यावहारिक उपायों को लागू करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में आयोग ने 2 प्रासंगिक बाजारों की रूपरेखा तैयार की, यानी नंबर 1 भारत में स्मार्टफोन के माध्यम से ओटीटी मैसेजिंग एप्स के लिए बाजार और नंबर 2 भारत में ऑनलाइन विज्ञापन का बाजार। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से संचालित होने वाले मेटा ग्रुप को भारत में स्मार्टफोन के माध्यम से ओटीटी मैसेजिंग ऐप के बाजार में प्रमुख पाया गया। इसमें जारी निर्देशों को जानने के लिए लाइव लॉ पर आर्टिकल देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जयपुर के फोर्टिस अस्पताल के एक डॉक्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के संबंध में अवैध किडनी प्रत्यारोपण करने का आरोप है, ये कहते हुए कि ये एक गंभीर मामला है जिसकी कानून के अनुसार पूरी जांच की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता को राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने न्यायमूर्ति गणेश राम मीना ने 30 अगस्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। शुरुआत में न्यायमूर्ति रवि कुमार ने कहा, अग्रिम जमानत का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि यह ऐसा गंभीर मामला है। यह पूरा मामला फोर्टिस अस्पताल में चल रहे अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के संबंध में है, जिसमें फर्जी एनओसी बनाई गई और किडनियां निकाली गईं। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को प्रमुख मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को एक युवा अभिनेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 30 सितंबर को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को पूर्ण करार दिया। राहत इस शर्त पर दी गई है कि सिद्दीकी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच में पूरी तरह सहयोग भी करना होगा। ट्रायल कोर्ट अग्रिम जमानत के लिए अन्य शर्तें तय करने के लिए स्वतंत्र होगा। सिद्दीकी ने केरल उच्च न्यायालय के 24 सितंबर के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। आरोपी के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं यानी सीनियर सिटीजन, केरल में रहने वाला एक अभिनेता हूं और 8 साल पहले 2016 में हुई एक घटना के बारे में शिकायत अगस्त 2024 में की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी यानी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया था।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहारी ने याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को समय दिया। हालांकि कोर्ट ने 21 नवंबर को स्थगन आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और वरिष्ठ अधिवक्ता रिबेका एम जॉन के साथ अधिवक्ता विवेक जैन और मुदित जैन केजरीवाल की ओर से पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी एसजीआई तुषार मेहता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया। आप प्रमुख को 26 जून को औपचारिक रूप से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में पहले से थे। अगली बड़ी खबर में पुणे की एक विशेष अदालत ने मंगलवार 18 नवंबर को राहुल गांधी को उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करके दिवंगत दक्षिणापथी नेता विनायक सावरकर को बदनाम करने के लिए दायर मानहानि शिकायत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए 2 दिसंबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया। यूनाइटेड किंगडम में दिए गए एक भाषण में उन्होंने ये बयान दिया था। विशेष एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश अमोल शिंदे ने अक्टूबर में गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था ताकि सत्याकी सावरकर के पोते द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए गए इस भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 500 मानहानि के तहत आरोप का जवाब दिया जा सके। इसीलिए न्यायाधीश ने गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का स्पष्ट निर्देश देते हुए मामले को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस हफ्ते की आखिरी जरूरी खबर में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद के एक सहयोगी की शिकायत के बाद पिछले महीने गाजियाबाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया है कि जुबैर ने मुसलमानों द्वारा उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के इरादे से 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की वीडियो क्लिप पोस्ट की थी। जुबैर पर धारा 196 धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 228 झूठे सबूत गढ़ना, धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, धारा 356 भाग 3 मानहानि और धारा 351 भाग 2 आपराधिक धमकी के लिए सजा से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। जुबैर ने याचिका को रद्द करने और दंडात्मक कार्यवाही से सुरक्षा की मांग के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी एक्स यानी ट्विटर पोस्ट में यति के खिलाफ हिंसा का आह्वान नहीं किया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हम लौटेंगे अगले हफ्ते कोर्ट दिस वीक हिंदी के अगले एपिसोड के साथ। जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये खबरें जान के कैसा लगा। सिर्फ 89 रुपए में हमारे चैनल को ज्वाइन कर हमें सपोर्ट करिए और बने रहिए लाइव लॉ के साथ। धन्यवाद।